नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केबीएस और सुपर टेट के लिए देखिए इस क्लास को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको केबीएस में भी बेनिफिट देगा और सुपर टेट में भी बेनिफिट देगा। यानी कि अगर आप इस क्लास को देख लेंगे और इसके साथ साथ आप क्लास एनसीईआरटी की क्लास 3rd से लेकर 5th तक का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे आपका केबीएस हो और चाहे सुपर टेट हो। अगर आप सुपर टेट ही सिर्फ देना चाहते हैं, अगर केबीएस नहीं देना है आपको, तो आप एनसीईआरटी को स्किप भी कर सकते हैं। यानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ के सिर्फ आप मेरी क्लास को भी देख लेंगे तो आपका सुपर टेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुपर टेट के ईवीएस में आपसे हिस्ट्री भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा, ये सभी चीजें पढ़ेंगी। तो उसके लिए हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है आपके ईवीएस पोर्शन के लिए। ज्योग्राफी में मैं सुपर टेट के लिए स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट का कोर सेक्शन है उसको हम लोग कवर करते हैं ताकि केबीएस में 20 आ जाए आपका। इसके साथ साथ जो केबीएस वाले विद्यार्थी वो ध्यान से सुने, इसके साथ साथ ये पूरी क्लास के साथ साथ जो ये इन्वायरमेंट की पूरी क्लास आपको 15 से 20 वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक, पूरा इन्वायरमेंट में खत्म कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस क्लास के साथ साथ आपको केबीएस देना चाहते हैं वो क्लास 3rd से लेके 5th तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो सुपर टेट सिर्फ देना चाहते हैं वो एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। यानी ये क्लास आपके लिए दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का हिंदी होती है पर्यावरण, और यह किससे बना है? तो यह फ्रेंच वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। यानी हमारे जो आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि हवा, पानी, जो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब क्या होता है? वो सब हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। और जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो भी क्या होता है? वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो इन्वायरमेंट किससे बना है? तो फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग यानी कि आवरण। ठीक, अब इन्वायरमेंट कहते किसे हैं? तो सभी जीवों के चारों ओर, सभी जीवों के चारों ओर के आवरण में उपस्थित वस्तुओं जिनका उपयोग जीव जीवन यापन के लिए करते हैं पर्यावरण कहलाता है। तो सभी जीव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सभी जीव का मतलब है जैसे हम आप। ठीक है, और जो पानी में रहते हैं जीव उनको भी ले लिया जाए। जैसे जो पानी में, जो कि सागर में, महासागर में जो जीव रहते हैं जैसे मछलियां, व्हेल, और भी जो जीव होते हैं बैक्टीरिया, वो सभी क्या है? उनके आसपास भी तो एक आवरण है जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते। जैसे मानव ही है। अब मानव क्या है? हम लोग क्या है? पर्यावरण के आसपास ही रहते हैं। हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें पीते हैं, जो भी चीजें पहनते हैं, वो सबकी किस देन? वो किसकी देन है? वो पर्यावरण की ही देन है। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसका डिफिनेशन क्या होगा पर्यावरण का? पर्यावरण का डिफिनेशन होगा सभी जीवों के चारों ओर के आवरण में उपस्थित वस्तुओं जिनका उपयोग जीव जीवन यापन के लिए करते हैं पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण में मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो जैविक घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और अजैविक घटक जिसको अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है भैया? तो जो पर्यावरण हमारा होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्यावरण निम्न में से किससे मिलकर बना है, तो ऑप्शन देगा जैविक घटक, ऑप्शन ए दे देगा जैविक घटक, ऑप्शन बी देगा अजैविक घटक, ऑप्शन सी देगा जैविक और अजैविक घटक, और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि जो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट है वह जैविक घटक के साथ साथ अजैविक घटक से भी मिलकर बना है। अब जैविक घटक क्या कहलाते हैं भैया? तो जैविक घटक वे घटक कहलाते हैं जिसमें जीवों को समाहित किया गया हो। यानी सभी जीव किसमें आ जाएंगे? जैविक घटक में आएंगे। जैसे कि हम, आप, पेड़ पौधे, ये सब पेड़ पौधे भी क्या है? जीव है, उनमें भी जीव है। ठीक है, उसी तरीके से जो महासागरों में रहते हैं जीव, जो नदियों में रहते हैं, यानी जितने भी जीव हैं वो किसके पार्ट है? वो जैविक घटक के हैं। अजैविक घटक के कौन से पार्ट हैं? तो अजैविक घटक के वे पार्ट हैं जो आर्टिफिशियल है, जिनको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें जो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? यह अजैविक घटक का पार्ट होती हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? कंपोनेंट के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप बताएंगे निम्न में से पर्यावरण के 2 घटक हैं। कौन कौन से? तो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को हिंदी में जैविक घटक बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट को अजैविक घटक बोलते हैं। अब जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? तो सभी जीव, जितने भी प्रकार के जीव आप देख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो,
वो सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्रोड्यूसर आता है। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ये एक उत्पादक होता है, ठीक है। दूसरा होता है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है। और तीसरा होता है डीकंपोजर यानी कि अपमार्जक जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अबायोटिक घटक के अंदर कौन कौन आता है, तो नॉन लिविंग चीजें आती हैं यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनको हम भौतिक घटक भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब अबायोटिक घटक को भी ना दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब अबायोटिक घटक के अंतर्गत प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी होती है, जैसे वाटर। आपके केबीएस में सिलेबस क्या है, ईवीएस के सिलेबस में आपने देखा होगा सिर्फ एक वाटर टाइप का वाटर लिख के छोड़ दिया गया है। इस वाटर के अंतर्गत क्या आता है, इस वाटर के अंतर्गत जो हम पानी पीते हैं यानी नलों का पानी, ठीक है, नदियों का पानी, महासागरों का पानी, ये सभी चीजें इस वाटर के अंतर्गत आ जाएंगी। उसी तरीके से विंड यानी कि हवा, ठीक। फिर खनिज, जितने भी खनिज है, मिनरल्स है, जो हम खाते पीते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, ये भी तो पर्यावरण का भाग है। तो आपको मिनरल्स टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा केबीएस के लिए, ठीक है। उसी तरीके से सनलाइट, प्राकृतिक घटक में कौन कौन ऐसा है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा अबायोटिक यानी अजैविक घटक के अंतर्गत प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे पानी है, हवा है, मिनरल्स है, सनलाइट है। ये वे पदार्थ हैं जिनको हम बना नहीं सकते, इनको प्रकृति ही बनाती है, यानी ये आर्टिफिशियल नहीं है। उसी तरीके से अजैविक घटक के अंतर्गत कृत्रिम वस्तुएं कौन होती हैं दोस्तों, तो कृत्रिम वस्तुएं जैसे कि डैम हो गया, कैनाल यानी कि नहर हो गया, लेक हो गया, जितने भी लेक होते हैं, ठीक है, द्वीप, और उसी तरीके से रोड, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल है, इसको मनुष्यों ने ही बनाया है। अब डैम यानी कि बांध कौन बनाता है, बांध हम ही लोग बनाते हैं, यानी कि इंजीनियर बनाते हैं। और इंजीनियर कौन है, हम लोग हैं, यानी मानव है। तो मानव क्या है, डैम क्या है, आर्टिफिशियल हो जाएगा। और ये क्या है, क्या डैम में क्या जीवन है, नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अबायोटिक घटक हो गया। उसी तरीके से नहर, जो बड़ी बड़ी नहर जैसे इंदिरा गांधी नहर और आप गंगा परियोजना नहर, इस तरीके से आप जो नहर पढ़ते हैं, वो सब क्या है, वो आर्टिफिशियल अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से लेक, जितने भी लेक हैं, ठीक है, और रोड, जो हम लोग रोड बनाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सूरत में, गुजरात के सूरत में पहली स्टील रोड बनाई गई, तो ये क्या है, ये कृत्रिम घटक, कृत्रिम रोड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें अबायोटिक घटक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनरली कोई भी पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हो या ईवीएस पढ़े हो, तो आप कहेंगे हाँ ईवीएस पढ़े हैं। तो कोई कह देगा कि ये बताओ, विंड यानी कि हवा और वायु धारा और एयर में क्या कंडीशन है, यानी कि वायु, पवन और वायु धारा में क्या अंतर है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो जनरली 99% लोग इसका आंसर नहीं जानते कि हवा और पवन में यानी कि एयर और विंड में क्या अंतर है। तो देखिए, जब एयर क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर यानी कि होता है वातावरण। और वातावरण किससे बनता है, तो गैसों का आवरण यानी कि गैसों के मिश्रण से ही बनता है। और जब ये गैसों का मिश्रण तापमान और वायु के कारण बहती हुई, तापमान और वायु के कारण जो गैस बहती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को एयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एयर यानी कि हवा। अब भैया पवन किसे कहते हैं, एयर तो हमने जान लिया कि तापमान और दाब के कारण, यानी ताप और दाब के कारण जो बहती हुई गैसें हैं वो क्या कहलाती हैं, एयर कहलाती हैं। यानी कि बहती हुई गैसों को हम लोग वायु कहते हैं। तो पवन किसे कहते हैं, तो देखिए, जब तापमान बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये पृथ्वी का, अर्थ का क्या है, एक सरफेस है, और यहाँ पे वायु ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वायु ऐसे 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 करके मतलब बैठी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस जगह पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वायु हल्की हो जाएंगी। और वायु हल्की होने के कारण क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी। यानी ताप, जब ताप बढ़ाया जाएगा तो वायु क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, यानी इनका दाब कम होगा तो वायु ऊपर जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे हम एयर। तापमान और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वायु कहलाता है। लेकिन पवन क्या कहलाता है, तो पवन जैसे क्या है, पवन वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और ये सरफेस है, तो ताप और दाब के कारण यहाँ पे ताप ज्यादा है, यहाँ पे ताप कम है, तो पवनें किधर जाएंगी, इधर जाएंगी ना। यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि तापमान के कारण या कम दाब, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा है और यहाँ पे दाब कम है, ठीक है, तो वायु कहाँ जाएगा, इधर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो क्षैतिज रूप से चलती हुई वायु को
पवन कहा जाता है। यानी ये क्या है, ये दिशा क्या है, ये दिशा होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि एयर जब इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, जैसे हमारे घर से आपके घर की तरफ या हमारे तरफ से आपकी तरफ, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पवन कहलाता है। यानी कि क्षैतिज रूप से चलती हुई वायु को पवन कहा जाता है, ठीक है, और बहती हुई वायु को हवा कहा जाता है, ठीक है। और अब इसको एयर करंट किसे कहते हैं, तो एयर करंट तब होता है, जैसे मान ली कि अभी जब मैंने आपको बताया कि जब ताप के कारण, यानी यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और वायु कब कैसे चढ़ेगी, ऊपर की तरफ, तो जब वायु ऊपर यानी वर्टिकल दिशा में ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या कहलाता है, एयर करंट कहलाता है। यानी कि वायु धारा किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से चलती हुई वायु को वायु धारा यानी कि जेट स्ट्रीम, एयर करंट कहते हैं, ठीक है। और ये जब एयर करंट जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर जब जाके जब ये ट्रेवल करती है इस तरीके से तो वो जेट स्ट्रीम हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि वायु क्या होता है, पवन क्या होता है और वायु धारा क्या होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि निम्न में से वायु है, तो देखिए बहती हुई यानी ताप और दाब के कारण बहती हुई गैसों को वायु कहा जाएगा। लेकिन अगर पवन पूछ लेगा, केबीएस में आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन केबीएस में पूछेगा और ऑप्शन में दे देगा, जैसे कि ऑप्शन देगा कि मतलब क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से वायु है, ठीक है, ताप एवं दाब के कारण बहती हुई गैस, ठीक है, क्षैतिज रूप से बहती हुई गैस, ऊर्ध्वाधर रूप से बहती हुई गैस और इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे ताप और दाब के कारण बहती हुई गैसों को ही वायु कहते हैं। क्षैतिज रूप से यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूप से बहती हुई गैस को पवन कहते हैं, जबकि वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बहती हुई वायु को ही वायु धारा कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि कंपोनेंट, जो जैविक घटक के जो कंपोनेंट थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैविक घटक यानी बायोटिक घटक के अंतर्गत जो कंपोनेंट कौन कौन से थे, तो पहला था उत्पादक। तो भैया ये उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर क्या होता है, तो प्रोड्यूसर वो होता है, वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। यानी कि उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और यह भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, भैया जब स्वयं करते हैं तो आखिर किसी ना किसी क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण तो करते होंगे ना। तो यह अपने भोजन का निर्माण दो तरीकों से करते हैं। किन दो तरीकों से करते हैं दोस्तों, तो एक को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस यानी कि रसायन संश्लेषण, और दूसरे को कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और उत्पादक के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो जैसे पेड़ पौधे हुए, हरी घासें हो गई, ये क्या हुआ, ये उत्पादक होते हैं। यानी हरी घास, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक का क्या करते हैं, क्योंकि इनको आप खाना नहीं खिलाते। अब पेड़ को आपने आप में से कोई पेड़ को खाना खिलाया है, नहीं। क्या कभी पेड़ आपसे खाना खाता है, नहीं खाता। लेकिन कुत्ता आपके हाथ से खाना खाता है, आप कुत्ते को खिला सकते हो, बिल्लू को खिला सकते हो, एक छोटे बच्चे को खिला सकते हो, मानव को खिला सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को आप खाना नहीं खिला सकते। पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो दो तरीकों से बनाते हैं। एक को कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको रासायनिक संश्लेषण बोलते हैं, और एक होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण से। तो भोजन का निर्माण, अब प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन का जो निर्माण होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरी है, तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको तो पता होता है ना, आपको कहते हैं ना कि भाई दिन में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे ग्रहण करते हैं उसके बाद से क्या छोड़ते हैं, उसके बाद से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यही है 6CO2 प्लस 6H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल से क्रिया करके क्या बनता है, तो पौधे ऑक्सीजन हमें छोड़ते हैं। और इन दोनों को मिला के सनलाइट के अंतर्गत क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी 6H12O6 प्लस 6CO2 बनता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसलिए पौधे क्या कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पौधे दिन में
दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ग्रहण करते हैं। लेकिन रात में पौधे CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में इनको सनलाइट नहीं मिलता, ठीक है, और सनलाइट न मिलने के कारण CO2 ये छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेड़ के नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में रिएक्शन होता है, किसके अंतर्गत, सनलाइट के अंतर्गत, तो ग्लूकोज और O2 का निर्माण होता है। और ये जो ग्लूकोज निर्माण हुआ है 6,6H12O6, यह क्या होता है, यही ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ये जो ग्लूकोज है यह पौधों का भोजन होता है। और हरे पौधे और शैवाल ग्लूकोज, अब भाई ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हरे पौधों और शैवाल के द्वारा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराई जाती है, यानी होती है। और ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस से किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में ग्लूकोज का निर्माण किस रूप में संग्रहित होता है, तो आप बताएंगे कि पौधों में ग्लूकोज का निर्माण, मतलब ग्लूकोज का जो स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। यानी कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है KBS में या बहुत सारे अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन निम्न में से किस प्रकार संग्रहित करते हैं, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, और भी ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। अब आते हैं कीमोसिंथेसिस, यानी कि रसायन संश्लेषण कैसे होता है, पौधे जो हैं ये रसायन संश्लेषण कैसे करते हैं। तो भोजन का निर्माण सूर्य के बिना भी होता है। अब जैसे मान लीजिए जो पौधे धरती पे हैं वो तो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बना लेते हैं, लेकिन जो पौधे समुद्र में हैं, अब समुद्र के नीचे, अगर समुद्र के तल पे चले जाइए तो यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता ना, क्योंकि समुद्र से 1000 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। लेकिन उसके नीचे के भागों को क्या बोलते हैं, डार्क जोन बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो समुद्र तल के नीचे के होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, यह क्या होता है, यह कीमोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि रसायन संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और रसायन संश्लेषण में क्या होता है, तो यह अपने आसपास के खनिजों का दोहन या उपयोग करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया हैं इनके आसपास जो खनिज हैं, और उन खनिजों में कौन कौन से खनिज, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यह सल्फर और नाइट्रोजन का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र के तल पे, यानी कि डार्क जोन में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वह अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रों के नीचे रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वह अपना भोजन किस तरह से करते हैं, तो आप बताएंगे रसायन संश्लेषण की क्रिया से। और उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन का उपयोग करके ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कितने प्रकार के जीव आते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जैविक घटक के अंदर कितने प्रकार के जीव आते हैं, तो 3 प्रकार के जीव आते हैं। पहला शाकाहारी, जिसको हर्बीवोरस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है हर्बीवोरस। और ये क्या होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, तो ये अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, हाथी, खरगोश और हिरण। इनको क्या चाहिए, इनको हरे पौधे चाहिए। और हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधे या पेड़ क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। और प्रोड्यूसर यानी कि प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया, तो शाकाहारी हो गए। शाकाहारी जीव जो होते हैं वह प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, पौधों को और पेड़ों को खाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरा हो गया मांसाहारी, जिसको कार्निवोरस बोला जाता है। और ये जीव अपना भोजन जानवरों से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर,
अब शेर को घास खाते आपने देखा है? नहीं, शेर घास नहीं खाएगा, ठीक है। उसी तरीके से भेड़िया क्या कभी घास खाता है? या आप इसको कभी रोटी वोटी खाते हुए देखेंगे? नहीं। उसी तरीके से चीता क्या है? ये सभी क्या है? ये शेर, भेड़िया और चीता ये सभी क्या है? ये सभी कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी हैं। दोस्तों आप लोग इंग्लिश भी याद रखेंगे, कार्निवोरस, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा होता है सर्वाहारी, जिसको ओमनीवोरस बोलते हैं। और ये जीव अपना भोजन पादप और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। और सर्वाधिक सर्वाहारी जीव कौन सा है? तो मानव को इस सूची में पहले स्थान पे रखा जाता है। यानी कि ओमनीवोरस कौन होता है? तो सबसे उपयुक्त ओमनीवोरस कौन है? तो हम और आप हैं। हम लोग रोटी चावल दाल भी खा सकते हैं, हम लोग मटन चिकन भी खा सकते हैं, मतलब हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। कई जगह तो गाय बिल्ली सब खा जाते हैं, ठीक है। चाइना वाइना में चले जाइए, बंदर उंदर सांप सब खा जाते हैं। तो सबसे उपयुक्त सर्वाहारी जीव कौन है? तो मानव है, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा है कि कुछ भी खा सकता है, सारे जीवों को खा सकते हैं। इसका बस चले तो शेर को भी खा जाए ये लोग, ठीक है, मतलब मानव लोग, हम आप, ठीक है। तो सर्वाहारी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन पादप यानी कि पेड़ पौधों से और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि मानव। जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली। अब बिल्ली क्या है? दूध भी पी सकती है, बिल्ली चूहे भी खा सकती है, ठीक है। उसी तरीके से कुत्ता दूध भी पी सकता है और बिल्ली को भी खा सकता है, ठीक है। कुत्ता मतलब इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको फूड चेन बोलते हैं। जब हम लोग फूड चेन टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सब चीजें पढ़ेंगे कि कौन किसको खा जाता है। तो ये हो गया सर्वाहारी। एक होता है डीकंपोजर, जिसको अपघटक या अपमार्जक भी बोलते हैं। और ये डीकंपोजर कौन होते हैं? तो डीकंपोजर वे होते हैं जो मृत जीव हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी डेथ हो गई, जैसे मान लीजिए कि आप किसी जीव का, किसी जानवर का सड़क पे डेथ हो गया, तो कई दिनों पर अगर कई दिनों तक उस जानवर को अगर आप वहां से नहीं हटाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कीड़े लग जाते हैं, उसके उस बॉडी के आसपास बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो वो कीड़े कौन होते हैं? वो कीड़े यही डीकंपोजर यानी कि अपघटक या अपमार्जक होते हैं। और वे क्या करते हैं? ये मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कीड़े यानी कि इंसेक्ट और केचुआ। अब देखिए क्वेश्चन आपसे आया है, शायद सीटेट में ही क्वेश्चन आया है कि केचुआ निम्न में से किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक यानी कि डीकंपोजर या अपमार्जक। तो आप बताएंगे जो केचुआ यानी कि जिसको इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका अपघटक यानी कि डीकंपोजर कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे केबीएस में भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केचुआ को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या डीकंपोजर के रूप में। तो आप केचुआ को किस में रखते हैं? डीकंपोजर में रखते हैं, ठीक है। अब आता है जैविक घटक यानी भौतिक घटक, यानी कि जिसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्राकृतिक घटक जिसको नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं और आर्टिफिशियल जिसको कृत्रिम बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? तो विंड आता है। विंड क्या होता है? जो क्षैतिज रूप से बहती हुई वायु को ही विंड कहते हैं। वाटर, लैंड यानी कि सड़क, लाइट यानी कि प्रकाश, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटक है। सॉइल, मिट्टी का निर्माण भी हम नहीं करते, आप नहीं करते, प्रकृति ही करती है, इसलिए मिट्टी भी क्या होता है? प्राकृतिक घटक के अंदर आएगा। और मिनरल्स, जो हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात जो आप देखते हैं, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, सल्फर हो गया, इन सब का निर्माण हम नहीं करते हैं, ये क्या करती है? प्रकृति करती है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल घटक यानी कि मानव आविष्कार। जितने भी मानव आविष्कार हैं ये आर्टिफिशियल घटक के अंदर आएगा। निर्माण कार्य, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपको जो डैम बनता है, ये सभी क्या है? ये सभी निर्माण कार्य भी कृत्रिम घटक के अंतर्गत आ जाएगा, अबायोटिक कंपोनेंट के, ठीक है। उसी तरह के सभी प्रकार की मशीनें और डैम आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये सभी हो जाएंगे आपके प्राकृतिक मतलब कृत्रिम घटक। और ये किसका भाग है? प्राकृतिक घटक और कृत्रिम घटक किसका भाग है? तो यह अजैविक घटक के भाग है, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के भाग हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विंड यानी कि पवन निम्न में से किस घटक का भाग है? तो आपसे ऑप्शन में दे देगा अबायोटिक घटक, प्राकृतिक घटक, आर्टिफिशियल घटक। तो अबायोटिक घटक के प्राकृतिक घटक का ये विंड यानी कि पवन भाग होता है। तो इस तरीके से डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। पढ़े आप सब रहेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो चीजें आपसे आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी और एग्जाम में आप पढ़े होने के बावजूद भी गलतियां करके चले आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो
तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ईबीएस की पहली क्लास है। मुश्किल से 10 से 15 क्लास में आपको पूरी ईबीएस कोशिश किया जाएगा कि 15 क्लास में आपकी ईबीएस को कंप्लीट करा दिया जाए। लेकिन इस क्लास के साथ साथ अगर आप केबीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो इस क्लास के साथ साथ आपको 3 से लेके 5 तक की एनसीईआरटी की बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि टॉपिक जो मेंशन है आपका वो एनसीईआरटी के क्लास 3rd से लेके 5th तक की एनसीईआरटी का मेंशन किया गया है। तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको उसमें ना कुछ पढ़ने लायक है और ना कुछ पढ़ाने लायक है, एक कहानी रूप में है। तो उन सब चीजों को आप पढ़ लिए रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में, जब इस क्लास के लास्ट में एनसीईआरटी की क्लास भी आप लोगों की 3 से 5 तक की क्लास को पढ़ा दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ, इसका पीडीएफ आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी पे मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ जरूर मिल जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये चीजें आपको जरूर बताना है कमेंट करके, ठीक है, कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। धन्यवाद।